हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम 29 मार्च 2021 के डेली करेंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे सभी प्रश्नों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जीके करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स पाना चाहते हैं तो तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, ईसोवर इंडिया और मार्क्स एंड स्पेंसर ने हाल ही में किस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू किया है? तो देखिए, उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने का अभियान शुरू किया है। आइसोवर इंडिया की डिजिटल एजेंसी मार्क्स एंड स्पेंसर इंडिया के लिए डिजिटल कार्यों को यह देखती है। इसने हाल ही में ब्रांड एंड चैरिटी पार्टनर वुमेन्स कैंसर इनिशिएटिव के साथ एक अभियान शुरू किया है जो ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआती लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाएगा। क्योंकि अगर ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में होने वाले परिवर्तन के शुरू में ही पता चल जाए तो आने वाली मुसीबतों को टाली जा सकती है। और इसी के लिए इस अभियान के सेंटर में ब्रा पट्टी का एक अनूठा सेट, जिसे स्ट्रेप्स दैट रिमाइंड नाम दिया गया है। क्या नाम दिया है? स्ट्रेप्स दैट रिमाइंड, जो ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षणों के लिए खुद को जांचने के लिए प्रत्येक महिलाओं के लिए एक व्यक्तिगत डॉक्टर का काम करती है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। ईसोवर इंडिया और मार्क्स एंड स्पेंसर ने हाल ही में ब्रांड और चैरिटी पार्टनर वुमेन्स कैंसर इनिशिएटिव, जैसा कि अभी आपको बताया मैंने, के साथ मिलकर के एक ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। और यह अभियान जो है वह सेंटर में ब्रा पट्टियों का एक अनूठा सेट है, जिसे स्ट्रेप्स दैट रिमाइंड नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? स्ट्रेप्स दैट रिमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल ही में किस ग्रह के ऊपर गुजरने वाले पृथ्वी जैसे बादलों की आश्चर्यजनक वीडियो फुटेज भेजी है? तो देखिए, उसने मंगल ग्रह की वीडियो फुटेज भेजी है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, नासा की क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह के ऊपर गुजरने वाले पृथ्वी जैसे बादलों की आश्चर्यजनक वीडियो फुटेज भेजी है। नासा का यह क्यूरियोसिटी रोवर अगस्त 2012 में लाल ग्रह पर उतरा था। विशेषज्ञों के मुताबिक लाल ग्रह के बादल वहां के अलग वायुमंडल के कारण पृथ्वी के बादलों से पूरी तरह अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के वार्षिक संस्करण में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो देखिए, भारत रहा है 40वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब आपको बता दिया जाए आईआईपी के बारे में। आईआईपी इट मीन्स इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यह अमेरिकी वाणिज्य चैम्बर के वैश्विक नवाचार नीति ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, जिसे हम GIPC कहते हैं, ने 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक प्रदर्शित किया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, ये आपको दिख रही होगी, जिसमें कंट्रीज़ के नेम हैं, साथ में 19th एडिशन, 18th एडिशन और चेंज इन ओवरऑल स्कोर दिया गया है। तो ये इमेज जो है वह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो इस इमेज को आप ध्यान से देखें। फर्स्ट पोजीशन पे है यूनाइटेड स्टेट, 19th एडिशन है इसका 95.31% और 18th एडिशन 95.28% और ओवरऑल है इसका 0.03%। सेकेंड पोजीशन पे यूनाइटेड किंगडम है, थर्ड पोजीशन पे जर्मनी, फोर्थ पोजीशन पे फ्रांस और फिफ्थ पोजीशन पे है आपका जापान। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी आपको बता दिया जाए। तो यहाँ देखिए, हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के वार्षिक संस्करण में भारत जो है वह 40वें स्थान पे है। भारत 9वें बौद्धिक संपदा सूचकांक में 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पे है।
चलिए अब आपको अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IIP सूचकांक क्या है यह आपको बता दिया जाए। तो सबसे पहले आपको बता दिया गया है कि इसका पूरा नाम है द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं IIP। यह सूचकांक प्रत्येक अर्थव्यवस्था की बौद्धिक संपदा से संबंधित अवसंरचना का मूल्यांकन करता है। इसके लिए यह ऐसे 45 संकेतों का अध्ययन करता है जो कारगर बौद्धिक संपदा प्रणाली के विकास के लिए अत्यावश्यक है। इन संकेतों को वह 8 वर्गों में डिवाइड करता है, जैसे पेटेंट, स्वत्वाधिकार, ट्रेडमार्क, व्यापार रहस्य, बौद्धिक संपदा व व्यवसायीकरण, प्रवर्तन, प्रणाली की कार्यकुशलता तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों की सदस्यता। तो इन 8 वर्गों में वो उसे डिवाइड करता है। और आपको यह भी बता दिया गया कि शीर्ष स्थान पे कौन है, तो शीर्ष स्थान पे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, फ्रांस और जर्मनी है। चलिए अब आपको विश्व वैश्विक संपदा संगठन WIPO के बारे में बता दिया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र की 17 विशेष एजेंसियों में से यह एक है। इसकी स्थापना की गई थी 1967 में और यह इसलिए की गई थी ताकि दुनिया भर के बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्तमान में 188 देश इस संगठन के सदस्य हैं। इसके अंदर 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं। फिलीपींस इसका पर्यवेक्षक सदस्य है। भारत इस संगठन का एक सदस्य है और इस संगठन द्वारा बनाई गई कई संधियों में इसकी भागीदारी रही है। तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया गया IIP के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, विजय राघवन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 1 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब आपको विजय राघवन के बारे में बता दिया जाए। तो इनका पूरा नाम है कृष्णा स्वामी विजय राघवन। कृष्णा स्वामी विजय राघवन FRS एक उभरते प्रोफेसर और नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस के पूर्व निदेशक हैं। 26 मार्च 2018 को भारत सरकार ने उन्हें डॉक्टर R चिदम्बरम को सफल बनाने के लिए प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। इनका जन्म 3 फरवरी 1954 में चेन्नई में हुआ और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, जो अभी अभी बताया आपको। उन्हें 2018 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद नियुक्त किया गया था। उनका अनुबंध 2 अप्रैल को समाप्त होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, WWE के मुताबिक किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। तो देखिए, इसमें शामिल किया जा रहा है दिलीप सिंह राणा को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। दिलीप सिंह राणा को तो आप सभी जानते हैं। इन्हें द ग्रेट खली एक पेशेवर पहलवान के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में कार्य किया है और ये बिग बॉस के 4थे संस्करण में उपविजेता रह चुके हैं। इनका जन्म 27 अगस्त 1972 को धीरैना में हुआ। अब यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में जो बातें बताई गई है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन यह भी जान लिया आप कि उन्होंने वर्ष 2006 के अप्रैल में स्मैकडाउन में एंट्री की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा देश हाल ही में गर्भपात के शिकार हुए कर्मचारियों को पेड लीव देने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। तो देखिए, विश्व का दूसरा देश बना है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और सबसे बड़ा शहर है ऑकलैंड। न्यूजीलैंड के गवर्नर हैं डेम पैट्सी रेड्डी और प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन। तो हाल ही में न्यूजीलैंड जो है वह गर्भपात के शिकार हुए कर्मचारियों को पेड लीव देने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। हाल ही में देश की सांसदों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिस कानून के तहत गर्भपात होने पर कर्मचारियों को 3 दिन का अवकाश दिया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कितने हजार रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो देखिए, विराट कोहली 10,000 रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अब आपको विराट कोहली के बारे में बता दिया जाए तो विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 में हुआ और ये भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं। कोहली को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम जो है वह 2008 में ज्वाइन किया था और विराट कोहली 19 वर्ष से कम आयु वाले विश्व कप क्रिकेट विजेता दल के कप्तान भी रह चुके हैं। चलिए इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में यह बताया गया है कि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 10,000 रन बनाने वाले वनडे इतिहास के दूसरे और भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। वनडे इतिहास के दूसरे बल्लेबाज हैं और भारत के पहले बल्लेबाज हैं, आपको ध्यान रखना है। जबकि ऋषभ पंत ने एक पारी में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट से 75 प्लस रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस देश ने वर्ष 2022 में विश्व की पहली शिप टनल जहाज सुरंग का निर्माण शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए, यह घोषणा नॉर्वे के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। दुनिया की पहली शिप टनल, वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल का निर्माण नॉर्वे में किया जाएगा। अब देखिए, इस परियोजना की शुरुआत जो है वह 2022 में की जाएगी और इसका समापन यानी यह कार्य कब तक समाप्त होगा? तो देखिए, इसका समापन जो है वह 2025 से लेकर के 2026 तक, यानी यह टनल जो है 2025 से लेकर के 26 तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। नॉर्वे ने एस्टेट हैवेट पेनिनसुला में पहाड़ों के बीच शिप सुरंग बनाने की योजना बनाई है और यह सुरंग जो है वह 37 मीटर ऊंचा, 1700 मीटर लंबा और 26.5 मीटर चौड़ा होगा, जिसे बनाने में कुल खर्च आएगी $315 मिलियन की। और इस सुरंग को बनाने में पारंपरिक ब्लास्टिंग को काम पर लगाया जाएगा। इस सुरंग को 2013 में पहली बार राष्ट्रीय परिवहन योजना में शामिल किया गया था। कब किया गया था? तो 2013 में। नॉर्वे के परिवहन और संचार मंत्रालय ने मार्च 2021 में शुरू करने की तैयारी के लिए मंजूरी दे दी थी। इस सुरंग का महत्व क्या है? तो देखिए, इस सुरंग का महत्व है कि इस शिप टनल परियोजना पश्चिमी नॉर्वे में खुरदरे और खतरनाक एस्टेट हैवेट सागर के माध्यम से जहाज़ों के नेविगेशन में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है इसे। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में भी वही सारी बातें हैं। आप यहाँ से इसे नोट कर सकते हैं कि इस सुरंग का कार्य जो है 2025-26 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसे बनाया जा रहा है एस्टेट हाईवे प्रायद्वीप में। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको इस सुरंग की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई बता दी है, तो अगर नोट करना चाहें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इस सुरंग की लंबाई 1700 मीटर है, ऊंचाई है 37 मीटर और चौड़ाई है 26.5। चलिए अब आपको नॉर्वे के बारे में बता दिया जाए तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं एर्ना सोलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीसीआई ने भीम एप्लीकेशन के उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए कौन सा फीचर शुरू किया है? तो देखिए, उन्होंने शुरू किया है यूपीआई हेल्प। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आपको यूपीआई के बारे में बता दिया जाए तो यू फॉर यूनिफाइड, पी फॉर पेमेंट और आई फॉर इंटरफेस भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, यह जो है वह आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन भुगतान का एक नया तरीका है। बैंक लेन देन को सुविधा बनाता है। इंटरफेस को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दो बैंक खातों के बीच तुरंत धनराशि स्थानांतरित करके काम करता है, यानी जो भी पैसे हैं उसको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। यूपीआई की शुरुआत की गई थी 11 अप्रैल 2016 से। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, भारत ने डिजिटल भुगतान के लिए छाता इकाई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने भीम यूपीआई पर यूपीआई हेल्प नाम से एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो भीम एप्लीकेशन के उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्य करेगा।
चलिए अब आपको भीम के बारे में बता दिया जाए। भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसकी शुरुआत की गई 30 दिसंबर 2016 में। भीम जो है वह एक इंडियन मोबाइल पेमेंट ऐप है जिसे डेवलप किया गया नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया? तो देखिए, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वह पहली बार मनाया गया 1995 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और कब मनाया गया 1995 में? तो यह भी जान ले, 16 मार्च 1995 में इसे मनाया गया था। इस दिन भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। भारत से पोलियो को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा पल्स पोलियो अभियान भी शुरू किया गया था। तो डेली करंट अफेयर्स MCQ का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपका कोई सुझाव है या आपके कोई प्रश्न है तो आप अपने सुझाव और प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के भेजें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। आप सभी का धन्यवाद।